Very good morning to all. This is class 10th Social Science Part Geography Chapter number 1 Resources and Development, and today my topic are types of resources. So students, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, दिस वीडियो लाइक अ रिवीजन वीडियो। हम लोग इसे एक रिवीजन वीडियो के टॉपिक के माध्यम से पढ़ेंगे। So student, we are already discussed in this point. First, what is resources and classifications of resources. हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को कई भागों में बांटा था। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इंटरनेशनल स्टेटस। हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। दिस वीडियो लाइक आ रिवीजन वीडियो। ओके स्टूडेंट, हम लोग इसे एक रिवीजन वीडियो के टॉपिक के माध्यम से एक बार फिर से हम समझेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में क्या क्या आते हैं और इसके साथ ही साथ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी में क्या क्या आते हैं। ओके सो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग टाइप ऑफ रिसोर्सेज को समझने से पहले एक बार हम समझते हैं कि रिसोर्सेज क्या होता है। You know students, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट विच मीन्स हमारे वातावरण में चारों तरफ हर चीज़ें जो होती हैं वो जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं, और जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है और उसे उसे योग्य बना देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस बोलते हैं। ये रिसोर्सेज जो होते हैं, यानी कि ये जो रिसोर्सेज हैं, ये टेक्नोलॉजी के एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी कि ये तकनीकी एक्सेसिबल होनी चाहिए, और इकोनॉमिक फ्लेक्सिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होने चाहिए। यानी कि जब हम किसी रिसोर्सेज का जब यूज़ करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि वो तकनीकी होनी चाहिए जिसके लोग उसको यूज़ कर सके। इकोनॉमिक फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, यानी कि जब अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो उसको इकोनॉमिक में हमें ग्रोथ होना चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि सांस्कृतिक, जैसे हमारे देश की जो सांस्कृतिक है वो अन्य देशों से काफ़ी अलग है। तो अगर कोई इन्वायरमेंट में जब रिसोर्सेज पाया जाता है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट कौन सा? टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और इसके साथ आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई रिसोर्सेज मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे रिसोर्सेज बोलते हैं। वो रिसोर्सेज कई तरीके के हो सकते हैं जिसे आप आगे समझेंगे। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज जो होते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। हमने क्या किया? रिसोर्सेज को बांट दिया। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन में क्या आते हैं? बायोटिक एंड अबायोटिक आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में क्या आते हैं? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल आते हैं। उसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस में पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व्स आते हैं। ओके, आज आप इस वीडियो के माध्यम से ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी को समझेंगे। फर्स्ट, on the basis of origin, biotic resources. These are abundant from other biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fishes, livestocks, etc. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन को समझ रहे हैं। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है? बायोटिक रिसोर्सेज मीन्स जैव विविधता। इसके अंदर हर जीवित चीज़ें आती हैं जो हमें दिखाई देती है, जिसका हम लोग रियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बायोस्फीयर के जो अंदर आते हैं ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में क्या है? एक जैविक चीज़ें, यानी कि जीवित चीज़ें। फ्लोरा फौना, जिसके अंदर जंगली जीव और जंगल भी आते हैं, लिव स्टॉक्स एटसेट्रा आते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि बायोटिक रिसोर्सेज एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसके अंदर जैव विविधता पाई जाती है, उससे हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं।
अगर हम बात करें अबायोटिक रिसोर्सेज की, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। एक ऐसा रिसोर्सेज जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होती है, जीव नहीं होती। जैसे कि बायोटिक रिसोर्सेज में जैविक विविधता पाई जाती है, लेकिन इसमें अबायोटिक रिसोर्सेज में अजैविक पाई जाती है, इसमें जीव नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल में अगर देखें, रॉक्स एंड मेटल्स जो होते हैं इसके अंदर होते हैं। स्टूडेंट्स, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि biotic resources are those resources which contain life. All living things are biotic resources. For examples, plants, animals, insects, and human beings. Biotic resources, स्टूडेंट्स, बायोटिक रिसोर्सेज एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसके अंदर जैविक चीज़ें आती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स और ह्यूमन बींग्स को देख सकते हैं। जबकि अगर अबायोटिक रिसोर्सेज की बात की जाए, अबायोटिक रिसोर्सेज और नॉन लिविंग थिंग्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें अजैविक चीज़ें आती हैं, जिसमें कोई जीवित चीज़ें नहीं होती है, उससे हम लोग अबायोटिक रिसोर्सेज कह सकते हैं। दे डू नॉट कंटेन अ लाइफ, इन कोई सवाल ही नहीं होता है कि इसमें जैविक चीज़ें आ सके। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं वाटर, एनर्जी, सोलर एनर्जी, रॉक्स, मिनरल्स एटसेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज। ये सब जो रिसोर्सेज जो होते हैं वो अबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। Second, on the basis of exhaustibility. First, renewable resources. The resources which can be renewed and reproduced by the physical, chemical, and mechanical process are known as the renewable resources. ऐसे रिसोर्सेज जो क्या होते हैं, अपने आप को प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल में अगर आप देखें, सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा, ये सब क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। Non-renewable resources. This occur over a very long geological time. Minerals and fossil fuels are example of such resources. एक ऐसे resources जिनका हम लोग एक बार यूज़ कर लेने के बाद उनका हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते, उन्हें हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। इनके बनने में काफ़ी समय लगता है। These resources take millions of years in these formations. इनके बनने में करीब 1 या 2 दिन नहीं लगते, बल्कि कई लाखों वर्ष लग जाते हैं इसके बनने में। जब हम इनका यूज़ कर लेते हैं तो दोबारा इनका रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। Some of the resources like the metals and recyclable, some like the fossil fuels cannot be recycled and they get exhausted with their use. हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम इनका एक बार यूज़ कर लेते हैं तो दोबारा इनका यूज़ नहीं कर सकते, तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। स्टूडेंट्स, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। Renewable resources, resources that can be renewed and replaced quickly such as sunlight and forest are the renewable resources. एक ऐसे resources जिनका हम लोग रीयूज तुरंत कर सकते हैं, which means आपने सनलाइट को देखा होगा, फॉरेस्ट को देखा होगा, हम लोग उनका यूज़ तुरंत कर सकते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। दे आर नॉट एक्सेस बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज यूज। ये जो होते हैं ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के पार्ट नहीं माने जा सकते। फॉर एग्जांपल, ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर द कट डाउन यूज द डिफरेंट पर्पस। आपने ट्री को देखा होगा, पेड़ पौधे को देखा होगा, इनको हम लोग एक बार काट देते हैं तो क्या दोबारा से पेड़ नहीं लगाया जा सकता, लगाया जा सकता है। तो ऐसी प्रक्रिया में हम लोग इसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। बट दे कैन ग्रो सो द और द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पेड़ क्या है, पेड़ पौधे क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ओनली केयर हैज़ टू बी टेकन that read the conjunction should be not exist to read other renewability। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब कि हम पूरे काटते चले जाए तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाएगी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब ऐसा होता है कि जिसका हम लोग यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो हमेशा के लिए हमारे यूज़ में है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज दैट आर डिप्लेटेड एंड कैन नॉट डेवलप क्विकली are known
एज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक ऐसे रिसोर्सेज जिनका यूज़ हम एक बार करने पर दोबारा उनका यूज़ हम लोग बहुत लंबे समय पे के बाद करना पड़ता है। ऐसी प्रक्रिया को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। देयर रेट ऑफ फॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली स्लो, इनके बनने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत धीरे होता है। जैसे कि आपने देखा था कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिनका हम लोग एक बार यूज़ कर लेते हैं, दोबारा इनको यूज़ करने में काफ़ी समय लगता है और इनके बनने में काफ़ी समय लगता है। दे आर बिल्ड ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, इनके बनने में काफ़ी बहुत लंबा प्रोसेस होता है बनने में। देर इज़ नो टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू रिप्रोड्यूस देम अगेन, आज तक कोई ऐसे संसाधन नहीं बने हैं जिनका इनका दोबारा से रिप्रोड्यूस किया जा सके। ऑल द मिनरल्स एंड लाइक द कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आयरन एटसेट्रा आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज जो खनिज के तौर पे होते हैं लाइक द कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आयरन, ये सब जो होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं और इनका यूज़ एक बार करने पे दोबारा इनका यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल आपने बाइक देखा होगा, बाइक जो होती है वो पेट्रोल से चलती है। अगर हम उसमें पेट्रोल डालते हैं तो वो जब एक बार ख़त्म हो जाता है तो उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पेट्रोल क्या एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। उसी तरह कोल, आयरन जो होते हैं, नेचुरल गैस होते हैं, ये क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ओके, थैंक यू।